आज की तारीख है 26 नवंबर 2025 और हमारे सामने आज के द इंडियन एक्सप्रेस अखबार से निकाले गए कुछ बहुत ही दिलचस्प मुद्दे हैं। लेकिन आज हम सिर्फ इन खबरों का सार नहीं निकालेंगे। आज हमारा मकसद थोड़ा अलग है। हम ये देखने जा रहे हैं कि एक सामान्य सी दिखने वाली खबर को यूपीएससी, सीजीपीएससी या एमपीपीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए एक मुश्किल सवाल में कैसे बदला जाता है। मतलब एक परीक्षक की तरह सोचने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, और ये एक बहुत ही जरूरी हुनर है। सिर्फ ये जानना काफी नहीं कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना कि इसमें से क्या पूछा जा सकता है। हर खबर में ना कई परतें होती हैं और परीक्षक हमेशा उस परत को ढूंढता है जो उम्मीदवार की गहरी समझ को परख सके। तो चलिए आज इन खबरों की परतों को एक एक करके उधेड़ते हैं और देखते हैं कि सवाल कहाँ छिपे होते हैं। बहुत बढ़िया। तो चलिए पहली खबर से शुरू करते हैं। यह है पोषण ट्रैकर के बारे में। अब पोषण और स्वास्थ्य का मामला है, तो मेरा पहला अंदाजा तो यही होगा कि ये स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन होगा। क्या मैं सही सोच रहा हूं या यहीं पर कोई पेज है? और आपने बिल्कुल सही जगह पर उंगली रखी है। यही वो पहला पेज है जो परीक्षक सेट करता है। देखिए, पहला और दूसरा कथन तो सीधे सीधे पोषण ट्रैकर के काम के बारे में है कि ये ICDS यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के तहत पोषण परिणामों की निगरानी करता है और गर्भवती महिलाओं, बच्चों तक सेवाओं की रियल टाइम ट्रैकिंग भी करता है। स्रोत के अनुसार ये दोनों बातें पूरी तरह सही हैं। हाँ, ये तो समझ आता है। गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, डेटा कलेक्शन और सर्विस डिलीवरी की मॉनिटरिंग, ये तो आजकल हर बड़ी सरकारी योजना का हिस्सा है। बिल्कुल, लेकिन असली खेल तीसरे कथन में है, जहां मंत्रालय का जिक्र है। जैसा आपने अनुमान लगाया, ज्यादातर लोग इसे सीधे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से जोड़ देंगे, लेकिन स्रोत साफ बताता है कि ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ICDS योजना, जिसका ये ट्रैकर एक हिस्सा है, हमेशा से इसी मंत्रालय के अंतर्गत रही है। अच्छा, तो ये साइलोज ऑफ गवर्नमेंट का एक क्लासिक मामला है। काम स्वास्थ्य से जुड़ा है लेकिन नोडल एजेंसी कोई और है। यूपीएससी और राज्य सेवाएं इसी तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स पर बहुत ध्यान देती हैं। ये सिर्फ योजना के बारे में नहीं, बल्कि सरकार के काम करने के तरीके के बारे में है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। परीक्षक यही देखना चाहता है कि क्या उम्मीदवार को सरकारी मशीनरी की बनावट की समझ है, क्या वो जानते हैं कि कौन सा विभाग किस काम के लिए जिम्मेदार है। ये सतही ज्ञान और गहरी समझ के बीच का फर्क है। जो सिर्फ हेडलाइन पढ़ते हैं वे स्वास्थ्य मंत्रालय सोचकर गलती कर देंगे, लेकिन जिन्होंने ICDS के बारे में विस्तार से पढ़ा है वे तुरंत सही मंत्रालय को पहचान लेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल हमें भारत के प्रशासनिक ढांचे की पेचीदगियों के बारे में बताता है। अब देखते हैं कि कैसे भारत से हजारों किलोमीटर दूर हो रही एक घटना भी परीक्षा के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण बन सकती है। अगला विषय है हाइली गुब्बी। ये नाम सुनकर तो किसी पौधे या किसी ऐतिहासिक जगह का ख्याल आता है। ये नाम वाकई में अनोखा है और यही इसे याद रखने में मदद भी करता है। ये खबरों में रहे स्थान यानी प्लेसेस इन न्यूज श्रेणी का एक बेहतरीन उदाहरण है। स्रोत के अनुसार हाइली गुब्बी इथियोपिया के अफार क्षेत्र में एक सक्रिय शील्ड ज्वालामुखी है। इथियोपिया का एक ज्वालामुखी, वो भारत की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? क्या इसका असर भारत पर भी पड़ा, शायद हवाई यातायात पर या मौसम पर? आपका अनुमान बिल्कुल सही दिशा में है। यही वो कनेक्शन है जो परीक्षक ढूंढ रहा है। स्रोत बताता है कि हाल ही में इसके फटने से राख के जो विशाल बादल उठे, उन्होंने मध्य पूर्व से होते हुए भारत के कुछ हिस्सों में हवाई यातायात को बाधित किया। बस यही एक संबंध इस दूर दराज के ज्वालामुखी को भारतीय छात्रों के लिए प्रासंगिक बना देता है। समझ गया। तो मतलब परीक्षक सिर्फ ये नहीं देख रहा कि आपको दुनिया का नक्शा पता है या नहीं। बिल्कुल, वो ये देख रहे हैं कि क्या आप इंटरनेशनल इवेंट्स के जियोपॉलिटिकल और लॉजिस्टिकल इम्पैक्ट्स को भारत के संदर्भ में जोड़ सकते हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ भूगोल नहीं, ये तो आपदा प्रबंधन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और परिवहन से भी जुड़ गया। एकदम सही। तो यहाँ से 3 मुख्य बातें निकलती हैं जो एक छात्र को नोट करनी चाहिए। पहला, स्थान और उसका देश, हाइली गुब्बी इथियोपिया। दूसरा, उसकी भौगोलिक पहचान, यह एक सक्रिय शील्ड ज्वालामुखी है जो इसे स्ट्रैटोवोल्केनो जैसे अन्य प्रकारों से अलग करता है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, भारत पर उसका प्रभाव, हवाई यातायात में बाधा। परीक्षा में अक्सर ऐसे ही दूरगामी प्रभावों को आधार बनाकर सवाल बनाए जाते हैं। तो ज्वालामुखी एक तरह का प्राकृतिक डिसरप्शन था जिसका असर भारत पर पड़ा। अब एक मानव निर्मित डिसरप्शन की बात करते हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था को बड़े पैमाने पर प्रभावित कर रहा है। ये नए श्रम कानून,
सवाल यह है कि सरकार ने जिन 4 संहिताओं में पुराने श्रम कानूनों को बदला है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा उन 4 में से नहीं है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधायी सुधार है और इसलिए परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये सवाल सीधा सीधा उम्मीदवार के ज्ञान की सटीकता का परीक्षण करता है। स्रोत में चारों संहिताओं का स्पष्ट रूप से उल्लेख है। 1 मजदूरी पर संहिता, 2 औद्योगिक संबंध संहिता, 3 सामाजिक सुरक्षा संहिता और 4 व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यस्थिति संहिता। और जो गलत विकल्प दिया गया है वो है रोजगार गारंटी और ग्रामीण कल्याण पर संहिता। ये सुनने में बिल्कुल एक सरकारी योजना जैसा लगता है, मनरेगा की याद दिलाता है। मुझे लगता है परीक्षक ने यहाँ जानबूझकर एक बहुत विश्वसनीय लगने वाला गलत विकल्प बनाया है। हाँ, और यही इस सवाल की खूबी है। ये दिखाता है कि परीक्षक उम्मीदवार को कैसे भ्रमित कर सकता है। रोजगार गारंटी और ग्रामीण कल्याण जैसे शब्द सरकारी भाषा का हिस्सा है, इसलिए ये विकल्प बहुत सहज और सही लगता है। इससे ये पता चलता है कि सुधारों के बारे में सिर्फ एक सामान्य विचार रखना काफी नहीं है। आपको उन 4 संहिताओं के सटीक नाम पता होने चाहिए। तो ये 4 कोड एक तरह से पुराने बिखरे हुए लगभग 29 कानूनों का फोल्डर क्लीन अप करने जैसा है। सब कुछ एक जगह साफ सुथरा और सुव्यवस्थित। और इस तरह के नकारात्मक प्रश्न कि कौन सा नहीं है अक्सर ज़्यादा मुश्किल होते हैं, क्योंकि आपको सभी सही विकल्पों के बारे में 100% निश्चित होना पड़ता ताकि आप गलत को पहचान सकें। बिल्कुल, ये रटने की बजाय अवधारणा की स्पष्टता की मांग करता है। आपको ये समझना होगा कि इन चारों कोड्स का दायरा क्या है। वे मजदूरी, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और काम करने की स्थितियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। रोजगार गारंटी एक अलग नीतिगत क्षेत्र है जो इन संहिताओं के दायरे से बाहर है। यही बारीक समझ यहाँ परखी जा रही है। कानून और नीतियां तो इंसानों ने बनाई हैं, लेकिन प्रकृति के अपने नियम और तकनीकें हैं जो कहीं ज्यादा हैरान करने वाली हैं। जैसे ये अगला सवाल, मैग्नेटो रिसेप्शन। मैंने इसके बारे में थोड़ा पढ़ा है, लेकिन ये आज भी किसी जादू जैसा लगता है। पक्षी, खासकर कबूतर, हजारों किलोमीटर का सफर बिना किसी नक्शे के कैसे तय कर लेते हैं? ये विज्ञान के सबसे आकर्षक विषयों में से एक है और ये सवाल दिखाता है कि विज्ञान स्थिर नहीं है, हमारी समझ लगातार विकसित होती है। पहले, जैसा कि कई पुरानी किताबों में भी मिलेगा, ये माना जाता था कि पक्षियों की चोंच में मौजूद लौह समृद्ध कोशिकाएं एक बायोलॉजिकल कंपास की तरह काम करती हैं जी, जो उन्हें पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती हैं। लेकिन स्रोत किसी नए अध्ययन का हवाला दे रहा है, तो क्या वो पुरानी जानकारी अब पूरी तरह गलत हो गई है या कहानी में कुछ और भी जुड़ गया है? कहानी और ज्यादा दिलचस्प हो गई है। स्रोत एक ताजे अध्ययन का जिक्र करता है जो इस समझ को और परिष्कृत करता है। इस नए अध्ययन के अनुसार असली जादू उनकी चोंच में नहीं बल्कि उनकी आंखों में है। उनकी आंखों के रेटिना में क्रिप्टोक्रोम नाम का एक विशेष प्रोटीन होता है जो चुंबकीय क्षेत्रों के प्रति संवेदनशील होता है। 1 मिनट, आंखों में मतलब वो चुंबकीय क्षेत्र को देख सकते हैं? ये तो किसी साइफाई फिल्म जैसा लग रहा है। ये तो ऐसा है जैसे उनके पास एक इनबिल्ट क्वांटम कंपास है जो सीधा उनके दिमाग के विजुअल कॉर्टेक्स से जुड़ा हुआ है। ये तो हमारे फोन के गूगल मैप से कहीं ज्यादा एडवांस्ड है। आप एक तरह से कह सकते हैं ये उनके विजुअल सिस्टम का ही एक हिस्सा बन जाता है। जब ये प्रोटीन चुंबकीय क्षेत्र से सक्रिय होता है तो ये मस्तिष्क में दृश्य केंद्रों को संकेत भेजता है जिससे उन्हें चुंबकीय क्षेत्र का एक नक्शा दिखाई देता है। यह सवाल दिखाता है कि परीक्षाओं में, विशेषकर यूपीएससी में, अक्सर ऐसी ही अद्यतन जानकारी पूछी जाती है जो हाल की वैज्ञानिक खोजों पर आधारित हो। तो यहाँ सीखने वाली बात यह है कि सिर्फ विज्ञान के स्थापित तथ्यों को ही नहीं बल्कि उभरते हुए अनुसंधानों पर भी नजर रखनी चाहिए। परीक्षक ये जानना चाहता है कि क्या आप ज्ञान के विकास की प्रक्रिया को समझ रहे हैं? निश्चित रूप से। यह रटने वालों और सच में विषय को फॉलो करने वालों के बीच अंतर करता है। विज्ञान की इन गहराइयों से अब हम अपने देश की नींव पर वापस आते हैं। आज 26 नवंबर है, संविधान दिवस, तो इस पर सवाल आना तो लाजमी है। ये भारतीय राज व्यवस्था का एक मुख्य विषय है और यहाँ 2 ऐतिहासिक तथ्य दिए गए हैं। हाँ, और ये सवाल राज व्यवस्था के कुछ सबसे बुनियादी लेकिन महत्वपूर्ण तथ्यों पर आधारित है। पहला कथन है कि संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और यह 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू हुआ। ये कथन बिल्कुल सही है।
अपनाना यानी अडॉप्शन और लागू होना यानी एनफोर्समेंट, इन दोनों तारीखों और शब्दों के अंतर को समझना हर छात्र के लिए अनिवार्य है। ठीक है, तो पहला कथन सही है। अब दूसरा कथन देखते हैं, जो प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल का आधार बने उद्देश्य संकल्प के बारे में है। कथन कहता है कि इसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने पेश किया था। ये मुझे थोड़ा संदिग्ध लग रहा है, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और उनका मुख्य काम संविधान का मसौदा तैयार करना था। क्या यहाँ कोई और था? और आपका संदेह बिल्कुल सही है। यहीं पर परीक्षक ने एक और आम भ्रम का इस्तेमाल किया है। ये कथन गलत है। डॉक्टर अंबेडकर निस्संदेह भारतीय संविधान के निर्माता थे, लेकिन उद्देश्य संकल्प जिसने संविधान के दर्शन और मूल्यों की नींव रखी, उसे संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। तो ये सिर्फ एक नाम की गलती नहीं है, ये संविधान निर्माण प्रक्रिया की अलग-अलग भूमिकाओं को समझने का सवाल है। एक ने दर्शन की नींव रखी, दूसरे ने उस दर्शन को एक विस्तृत कानूनी ढांचे में ढाला। दोनों ही भूमिकाएं महत्वपूर्ण थी, लेकिन अलग-अलग। बिल्कुल, और परीक्षाओं में इन भूमिकाओं की स्पष्टता को बार-बार परखा जाता है। ये सिर्फ नामों को रटना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि संविधान निर्माण की जो जटिल प्रक्रिया थी, उसमें किस नेता ने किस पड़ाव पर क्या योगदान दिया। उद्देश्य संकल्प ही बाद में हमारे संविधान की प्रस्तावना का आधार बना, इसलिए इसे किसने पेश किया, ये एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य है। तो इन 5 सवालों का विश्लेषण करने के बाद एक बात तो साफ है, ये सिर्फ अलग-अलग विषयों के सवाल नहीं हैं, बल्कि ये हमें एक सोचने का तरीका सिखाते हैं। एक ऐसा तरीका जो यूपीएससी और अन्य परीक्षाओं की तैयारी के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल, अगर हम बड़े परिदृश्य को देखें तो एक पैटर्न उभरता है। ये सवाल दिखाते हैं कि परीक्षा की तैयारी के लिए करंट अफेयर्स को पाठ्यक्रम के मूल विषयों शासन, भूगोल, अर्थव्यवस्था, विज्ञान और राजव्यवस्था से जोड़ना कितना जरूरी है। पोषण ट्रैकर की खबर सिर्फ एक खबर नहीं है, ये शासन और टेक्नोलॉजी का एक केस स्टडी है। हाइली गुब्बी का फटना सिर्फ एक घटना नहीं है, ये भूगोल और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक पाठ है। मतलब हर खबर को इस नजरिए से देखना चाहिए कि परीक्षक इससे क्या और कैसे पूछ सकता है। ये सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने के बारे में नहीं है, बल्कि उसे एक विश्लेषणात्मक ढांचे में फिट करने के बारे में है, जहां हर बारीक डिटेल का महत्व है। सही, खबर सिर्फ एक घटना या एक ट्रिगर है। असली सवाल तो सिलेबस के कोर कॉन्सेप्ट में छिपा है। ये सवाल ये भी दिखाते हैं कि परीक्षा में सतही ज्ञान की नहीं बल्कि बारीक और सटीक जानकारी की परख होती है। चाहे वो मंत्रालय का सही नाम हो, कानून का सही शीर्षक हो, हाल की कोई वैज्ञानिक खोज हो या किसी ऐतिहासिक प्रस्ताव को पेश करने वाले व्यक्ति का नाम हो। तो एक तरह की दिमागी कसरत है, जहां हर दिन की खबरों को पाठ्यक्रम के आईने में देखना होता है और संभावित सवालों की कल्पना करनी होती है। आपने बिल्कुल सही कहा, और इसी सोच के साथ हम आज की चर्चा समाप्त करते हैं। जो भी छात्र हमें सुन रहे हैं, उनके लिए एक छोटा सा अभ्यास छोड़ जाते हैं। आज के अखबार की किसी एक खबर को उठाइए और सोचिए कि अगर आपको उससे परीक्षा के लिए एक बहुविकल्पीय प्रश्न बनाना हो तो आप उसे कैसे बनाएंगे। आप कौन सा बारीक तथ्य चुनेंगे जो किसी के ज्ञान की गहराई को परख सके। आप भ्रम पैदा करने के लिए क्या विकल्प देंगे। ये अभ्यास न केवल आपकी तैयारी को मजबूत करेगा, बल्कि आपको परीक्षक की तरह सोचना भी सिखाएगा।